सो कंटिन्यूइंग विद आवर मॉडर्न हिस्ट्री, पहले पार्ट में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंडिया में यूरोपियंस जो हैं उनका आना स्टार्ट हुआ। व्हाट वाज द हिस्ट्री रिगार्डिंग इट, और कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स जो हैं वो इंडिया में आके उन्होंने अपनी सेटलमेंट बनानी शुरू की। उसमें हमने ये देखा था कि ट्रेड रिलेशंस शुरू होते होते हम वॉर्स तक पहुंच गए थे, ठीक है, जिसमें से हमने कार्नेटिक वॉर जो थी वो उसमें कवर की थी, विच वॉज बेसिकली बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड दी फ्रेंच पावर। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा, क्योंकि जितने भी यूरोपियन पावर्स निकल के आए उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी ही बाहर निकल कर आई, तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि अगर हमें इंडिया को कंट्रोल करना है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत वेल्थ थी उस टाइम पे, बहुत चीप ट्रेड होता था, लेबर थी, बहुत एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का पॉसिबल था, तो उनको ये था कि हमें यहाँ के कुछ एरियाज को, कुछ प्रिंसली स्टेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसली स्टेट्स, ये वो स्टेट्स होते हैं जो किसी किंग कंट्रोल कर रहा होता है, कि वहां पे कोई राजा बैठा है, कोई किंगडम वहां पर अभी भी एस्टेब्लिश्ड है, तो उन प्रिंसली स्टेट्स को भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो पार्ट वन में हमने देखा था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, दिस वाज कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस वीडियो। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स करेंगे, और ऐसे चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जिसपे कैसे ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर कब्जा किया, किस तरीके की स्ट्रैटेजी वहां पर बनाई, और इसी के चलते इन प्रिंसली स्टेट्स को कवर करने के बाद होल इंडिया वॉज अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। हम इन चार प्रिंसली स्टेट्स को हारे, और उसके बाद ही इंडिया जो है वो अंग्रेजों का एक कॉलोनी या फिर उनकी गुलाम बनकर रह गई अगले आने वाले 200 सालों के। तो ये जो चार प्रिंसली स्टेट्स हैं उस टाइम के सबसे मेजर थ्रेट थे, आप कह सकते हो, दे वर द मेजर थ्रेट्स ऑफ ब्रिटिशर, और उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करना ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। तो एक एक करके हम सारे प्रोविंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहला हमें ये देखना पड़ेगा कि जब हमने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मेडिवल हिस्ट्री में हमने ये देखा था कि भैया औरंगजेब जो था वो था लास्ट मुगल रूलर, ठीक है। औरंगजेब के बाद क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, और उस टाइम पे मुगल एम्पायर वाज एट इट्स पीक। मुगल एम्पायर जो था बिल्कुल पीक पे था। इवन साउथ के किंगडम्स भी अनेक्स कर दिए थे, विजयनगर और बहमनी किंगडम भी औरंगजेब ने अपने अंडर कर लिए थे। बट औरंगजेब के बाद जो इसके सक्सेसर्स आए, ठीक है, जो सक्सेसर्स आए औरंगजेब के बाद, दे वर नॉट वेरी एफिशिएंट। ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं थे, और उल्टा बहुत ही ज्यादा बेकार थे। इनके ही वजह से ब्रिटिशर्स ने अपना होल्ड बनाना इंडिया में स्टार्ट किया। तो द मुगल एम्पायर आफ्टर औरंगजेब, इसके बाद 16 मुगल रूलर्स इंडिया में आए, ठीक है, 16 मुगल रूलर्स इंडिया में आए। बट ये ऐसे रूलर्स थे जिनका कोई काम नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर की पेंशन पे पलते चले गए। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं, इनकी थोड़ी सी क्रोनोलॉजी देखते हैं, ठीक है। तो ये वो मुगल रूलर्स हैं, दे आर आफ्टर औरंगजेब, ठीक है। इनको हम लेटर मुगल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लेटर मुगल्स आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब। तो औरंगजेब का इमीडिएट सक्सेसर वॉज बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। इसको आप बहादुर शाह फर्स्ट ही बोलना, क्योंकि इसके बाद एक और बहादुर शाह लास्ट में निकल के आएंगे, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो बहादुर शाह फर्स्ट और शाह आलम फर्स्ट भी इनके कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड इज 1707 से 1712। बहुत ही हीडलेस किंग थे, ठीक है। हीडलेस किंग का मतलब एकदम कोई कुछ आइडिया नहीं था, किसी तरीके का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं ढंग से संभाला, ठीक है। इन्हें शाह ए बेखबरी, जैसे बेखबर होते हैं ना जो लोग, जिन्हें कोई कुछ नहीं होश होता कि क्या चल रहा है, इनके इसमें भी था कि इनको कुछ नहीं पता था कि मेरे किंगडम में क्या चल रहा है, इसलिए इन्हें टाइटल दिया गया शाह ए बेखबरी। द सेकेंड रूलर अंडर द मुगल्स, लेटर मुगल में सेकंड नंबर पे आते हैं जहांगीर शाह, ठीक है। जहांगीर शाह का टाइम पीरियड देख लो, 1 साल। ही एबॉलिश्ड जजिया टैक्स इन 1712, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने जजिया टैक्स को री इम्पोज किया था, और औरंगजेब के बाद हटाने वाला कौन था, ही वॉज जहांगीर शाह। ही इंट्रोड्यूस्ड इजारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। एक टैक्स ब्रोकर सिस्टम था जिसमें रेवेन्यू जो है वो मिडिल मैन के थ्रू कलेक्ट किया जाता था। किंग जो है डायरेक्टली टैक्स नहीं लगाता था, इसने क्या किया हुआ था, बीच में मिडल मैन अपॉइंट करके रखे हुए थे, जिसको इजारा सिस्टम या फिर टैक्स ब्रोकर सिस्टम कहा जाता है। नंबर थर्ड, इनके सक्सेसर वॉज फारूक शियार, एंड फारूक शियार जो हैं लेटर मुगल में सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, इनकी वजह से एक प्रिंसली स्टेट इंडिया के हाथ से निकल गया था, ठीक है। बेसिकली फारूक शियार की वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में इतना स्ट्रांग हो पाई, ठीक है। कैसे हुई उसकी स्टोरी मैं भी आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा।
तो ही वॉज असिस्टेड बाय टू सैयद ब्रदर्स डिफेक्टर रूलर्स किंग मेकर, ठीक है। जो ये पावर में कैसे आया, तो सैयद ब्रदर्स ने इसकी हेल्प करी इसको पावर में लाने के लिए। बस ये नाम का रूलर था, ठीक है। डी फैक्टर का मतलब होता है ऑन पेपर, ये सिर्फ ऑन पेपर रूलर था, इसके पास कोई रियल पावर नहीं थी। सईद अब्दुल खान वॉज हिज वजीर एंड सईद हुसैन खान वॉज हिज सेनापति। लेटर सैयद ब्रदर्स किल्ड फारूकशियार। ये सैयद ब्रदर, यही जो दो सैयद ब्रदर्स हैं, इसके वजीर और सेनापति, जिन्होंने इसको पावर में लेके आए, बाद में इन्होंने ही फारूकशियार का काम दी एंड कर दी। देन फिर आते हैं हमारे मोहम्मद शाह, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है, इनका शॉर्ट फॉर्म रंगीला है। 1719 से लेके 1748 तक इनका टाइम पीरियड रहा है। इनका वैसे जो नाम है दैट इज रोशन अख्तर। ही वॉज अ वेरी प्लेजर लिविंग मैन, ठीक है। काफी रंगीले किस्म के आदमी थे, ठीक है। बहुत ज्यादा जो ये अपने इन्वेस्टेड थे, अपने प्लेजर एक्टिविटीज में बहुत इन्वेस्टेड रहते थे। इनके टाइम पीरियड में नादिर शाह ने इंडिया को इन्वेड किया था, ठीक है। नादिर शाह कौन था, ये ईरान का बहुत बड़ा रूलर था, जो बहुत स्पीड से अपने एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा था। तो ही इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ ईरान। और नादिर शाह का जो रहा है सिख एम्पायर के साथ, नादिर शाह की काफी फ्यूड रही है, ठीक है। काफी लड़ाई इनके बीच में हुई है। ही फॉट द बैटल ऑफ करनाल वर्सेस द मुगल, ठीक है। जो मुगल मोहम्मद शाह के अगेंस्ट इसने बैटल ऑफ करनाल लड़ी। और बदले में क्या क्या ले गया, बदले में ले गया 70 करोड़ रुपए वॉर बाउंटी, पीकॉक थ्रोन भी ले गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि पीकॉक थ्रोन बनवाया किस मुगल रूलर ने था, प्लस ये कोहिनूर डायमंड भी अपने साथ ले गया, ठीक है। टू पावरफुल मुगल ऑफिसर्स ब्रोक अवे, ठीक है। दो बहुत पावरफुल रूलर थे जो मोहम्मद शाह के साथ थे, बट इन्होंने इसका साथ नहीं दिया। कौन थे वो, बुरहान उल मुल्क। ही फाउंडेड द अवध स्टेट, ठीक है। बुरहान उल मुल्क ने लेटर अवध को अपना एम्पायर बना दिया और उसकी कैपिटल लखनऊ बनाई। एंड सेकंड रूलर वाज निजाम उल मुल्क, जिसने निजाम स्टेट का फाउंडेशन रखा विद औरंगाबाद एज हिज कैपिटल। ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। देन मोहम्मद शाह रंगीला वॉज सक्सीडेड बाय अहमद शाह। अहमद शाह का कोई भी सिग्निफिकेंट काम नहीं है, इसको ब्लाइंडेड एंड प्रेजेंट कर दिया गया था, ठीक है। देन अलामगीर सेकंड का वैसे नेम है अजीजुद्दीन, ठीक है। ही वॉज किल्ड एंड नेकेड बॉडी वॉज थ्रोन इन द यमुना रिवर। बादशाह एट द टाइम ऑफ प्लासी वॉर। आप हिस्ट्री में जो बैटल ऑफ प्लासी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे मुगल रूलर कौन था, मुगल रूलर था आलमगीर सेकंड। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं वो आते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड क्यों, क्योंकि ये बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर भी इनके टाइम पे हुई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई, द थर्ड एडिशन ऑफ पानीपत, ये भी इन्हीं के टाइम पे देखने को मिला। पहले दो एडिशन कब हुए थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, सेकंड हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, और थर्ड हुआ था शाह आलम एंड आपके मराठा। He never entered Delhi due to the fear of Imad, earlier the वजीर ऑफ अहमद शाह। इसने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी किसके अगेंस्ट, सदाशिव राव मराठा अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर इसने मराठाओं के साथ लड़ा था। 1803 में दिल्ली इसके हाथों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर ली थी। एंड लेटर मुगल में से सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड मुगलों में रहा, जो सबसे ज्यादा नवाब रहा इन लेटर मुगल्स में से, वो शाह आलम ही था, ठीक है। देन अकबर सेकंड का ओरिजिनल नेम वाज अबू नसीम मुइदुद्दीन। ही वाज अनेबल टू पे द सैलरीज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब देखो यहाँ के जो मुगल रूलर्स हैं ये कंप्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट्स हैं, ठीक है। दे आर द कंप्लीट पपेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स को मेंटेन करके इनको रखना पड़ता था, उनकी सैलरी भी पे करनी पड़ती थी, बट ही वाज अनेबल टू पे देयर सैलरी। और इसको बहुत कम पेंशन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले देते थे। ही गेव द टाइटल राजा टू राम मोहन रॉय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो हमारे बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, उनको राजा टाइटल जो है वो इसी अकबर सेकंड ने दिया था। एंड द लास्ट मुगल रूलर टू एवर एग्जिस्ट वाज बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। इसके टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। सोल्जर्स ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था और बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको बर्मा में जाके गोली मार दी थी। तो ये थे आपके लेटर मुगल्स, ठीक है। तो आप यहाँ से अब आपको आइडिया लग गया होगा कि भैया इंडिया में जो हुकूमत थी, जो मुगल्स का जो टाइम पीरियड था, कितने बुरे तरीके से इंडिया में आके एंड हुआ है। और इन्हीं फेलियर्स की वजह से जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी हैं, जो ब्रिटिशर हैं, वो बहुत स्पीड से पावर में राइज हो गए। अब हम जाते हैं पर्टिकुलर एक एक प्रिंसली स्टेट में। कौन कौन से प्रिंसली स्टेट कवर करेंगे, सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं आपका बंगाल, ठीक है। बंगाल क्यों, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर उस टाइम पे माना जाता था, ठीक है। उस टाइम की सेंट्रल जो पावर थी वो बंगाल से ही चलती थी। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ही अपनी कैपिटल बनाया हुआ था। ये हिस्ट्री में काफी आगे जाके 1911 में चेंज हुई थी।
बट उस टाइम में बंगाल वॉज सीन एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो आप सोच सकते हो कि बंगाल कितना इंपॉर्टेंट था इनके लिए। तो इन्होंने बंगाल को हथियाया कैसे, क्या क्या इन्होंने हथकंडे अपनाए। तो सबसे पहला बंगाल का काम इन्होंने किया, स्टार्टेड विद द बंगाल। इन्होंने बंगाल को कैप्चर करना शुरू किया। कैसे? पहली लड़ाई जो इन्होंने लड़ी बंगाल में, दैट वाज द बैटल ऑफ प्लासी। अभी मैं आपको छोटा सा टाइम पीरियड दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में भी कवर करेंगे। एंडेड विद अवध इन 1856। ठीक है, बंगाल का जो पूरा स्टार्ट हुआ, बंगाल का जो एनेक्सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वर्ड में यूज कर रहा हूँ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब जो कैप्चर, जो बंगाल का कैप्चर होना शुरू हुआ, वो बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हुआ। और कंप्लीट कब हुआ कि पूरा का पूरा बंगाल अब ब्रिटिशर्स के अंडर है, वो हुआ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। क्योंकि जो अवध का एरिया था, पहले बंगाल से वेस्ट बंगाल जितना नहीं था, उड़ीसा बिहार का एरिया भी बंगाल में आता था। सो अवध का जो एरिया है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया, और इस तरीके से पूरा बंगाल टीआईसी के या ब्रिटिशर के अंडर आ गया। ठीक है, इंडियन फ्रॉम 1856 टू 1947। ब्रिटिश इंडिया के पास थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, 1856 से लेके 1947 आज़ादी तक ब्रिटिशर्स के पास 500 से ज़्यादा टेरिटरीज थी इंडिया की, और 50% इंडिया इन्हीं के कब्जे में था। ठीक है, जिसमें से 563 वर दी प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, 1947 के बाद इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को कंसोलिडेट करके इंडिया का यूनियन बना, और प्लस पाकिस्तान में डिवाइड हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं आपके, वो अकेले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 350 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंसोलिडेट किया था। ठीक है, सो what are the four important princely states which we'll cover in this topic is first is Bengal। पहला आपका बंगाल है। दूसरा हम जाएंगे फिर मैसूर की तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, थर्ड जाएंगे मराठा। ठीक है, मराठा मतलब ये तो मराठा एम्पायर है, बट ये जो आपका बॉम्बे का एरिया है, ठीक है, बॉम्बे, इसको आप बॉम्बे भी बोल लो, बॉम्बे का एरिया। और चौथा हम करेंगे आपका सिख, जिसमें कौन सा एरिया आता है हमारा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया, सिंध पंजाब, ये सब का एरिया आएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल वाइज हम चलेंगे तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, सबसे पहले अब स्टार्ट कर रहे हैं बंगाल से। बंगाल में दो बड़ी मेजर बैटल्स हुई जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा किया। पहला है द बैटल ऑफ प्लासी एंड दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर। क्रोनोलॉजी ईयर वाइज हम सारी चीज़ें इसमें कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि हाँ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। मैंने आपको बताया था कि आपको एंशियंट और मिडीवल हिस्ट्री में ईयर पर्टिकुलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे को ईयर का अंदाज़ा हो। ठीक है, तो 1717 में मुर्शिद कुली खान, ठीक है, मुर्शिद कुली खान जो है ये ब्राह्मण में कन्वर्ट हो गए थे। इन्होंने बंगाल का फाउंडेशन किया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु फाउंडेड बंगाल, सो द आंसर विल बी मुर्शिद कुली खान। ठीक है, एंड ही बिकेम नवाब। इन्होंने बंगाल का फाउंडेशन किया और अपने आप को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। एंड बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा ट्रेड, एग्रीकल्चर सब बंगाल में ही हो रहा था। तो ब्रिटिशर की सबसे पहली जो नज़र है सबसे पैसों वाली चीज़ों पे पड़ गई। फिर 1756 में सिराजुद्दौला बिकेम्स द नवाब। ठीक है, 1756 में सिराजुद्दौला बने बंगाल के नए नवाब। ही बिकेम अनहैप्पी विद द ईआईसी। ये ईआईसी से अनहैप्पी क्यों हुए, उसके पीछे मैंने आपको बताया था ना, फारूक शियार, लेटर मुगल में एक फारूक शियार था बंदा। 1717 में, इन 1717, फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया था, जिसको दस्तक बोला जाता है। ही गेव देम द दस्तक और परमिट। किस चीज का परमिट दिया कि भैया आप खुल्लम खुल्ला ट्रेड करो, आप कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ही एग्जेम्प्टेड द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप ना इम्पोर्ट ड्यूटी दो ना एक्सपोर्ट ड्यूटी दो, कुछ मत दो, और आप गुजरात, डेक्कन और बंगाल के एरिया में खुली ट्रेड कर सकते हो। बस साल का 10,000 किंग को पकड़ा देना। ठीक है, तो फारूक शियार ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने की फ्री एंट्री 1717 में दे दी। 1717 से लेके 1756 तक ब्रिटिशर्स ने खूब बंगाल को लूटा, क्योंकि इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। तो जब सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब, ये थोड़ा सा अनहैप्पी था ब्रिटिशर की प्रैक्टिसेस से। क्यों? क्योंकि वहां पे इलीगल यूज हो रहा था प्रिविलेजेस का, कि कोई टैक्स नहीं देना। ये कभी कभी किंग को 10,000 रुपए भी नहीं देते थे। ठीक है, कुछ भी नहीं देते थे, और बहुत ज्यादा लूटपाट मचा के रखते थे। जो दस्तक थी, जो ट्रेड पासिस थे, वर सोल्ड टू ईआईसी ऑफिशियल्स टू लोकल। ठीक है, लोकल्स को ये पासिस बेचे गए, ईआईसी ने अपने बंदों को ये पासिस देने शुरू किए। लेटर
यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक फोर्ट भी बना दिया 1756 में। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे भी आप फोर्ट वर्ड देखोगे, फोर्ट वर्ड का क्या मतलब होगा कि वहाँ पे पूरा फैक्ट्री जो है पूरी चारों दीवारों में बिल्कुल सिक्योरिटी होगी, वहाँ पे सोल्जर्स भी तैनात किए जाएंगे। तो बंगाल में इंग्लिश ने अपनी पहली फोर्ट बनाया विच वॉज फोर्ट विलियम्स। ये क्यों बनाया गया, क्योंकि थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच काउंटर पार्ट से बचाने के लिए। तो जो वहाँ का लोकल नवाब था सिराजुद्दौला, ये इन एक्टिविटीज को लेके जो था वो बहुत अनहैप्पी था। ठीक है, सो लेटर सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला है, उसने क्या किया, वॉर छेड़ दी अगेंस्ट EIC। उसने बोला कि मुझे अभी एक्टिविटी और बर्दाश्त नहीं है, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई शुरू कर रहा हूँ। तो 1756 में क्या हुआ, नवाब ने ये फोर्ट विलियम को कर दिया कैप्चर। ठीक है, और कैप्चर किया, कुछ वहाँ पे ब्रिटिशर भी रह रहे थे, और एक ट्रेजिडी हुई हिस्ट्री में विच वॉज ब्लैक होल ट्रेजिडी। ब्लैक होल ट्रेजिडी कब हुई, 20 जून 1756 कैलकाटा में हुई, जहाँ पे बहुत ही एक छोटे से कमरे में, बहुत ही छोटे से कमरे में अराउंड 146 ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया गया, वहाँ पे कैद कर दिया गया। ठीक है, वहाँ पे इनको कन्फाइंड स्पेस में रखा गया, एंड आउट ऑफ 146 123 पीपल डाइड ऑफ सफोकेशन। ठीक है, बहुत ही छोटे से एरिया में इनको कन्फाइन करके रख दिया। ठीक है, जिसको ब्लैक होल ट्रेजिडी कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एरिया है, अब यहाँ पे आप 146 स्क्वायर बना लीजिए। ठीक है, कितने कन्फाइन आपको बनाने पड़ेंगे, तो इन 146 में से 123 पीपल डाइड। ठीक है, और इसको ब्लैक होल ट्रेजिडी कहा जाता है। ये किसने की, ये की आपके सिराजुद्दौला ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुई, ये हुई फोर्ट विलियम्स में। ठीक है, आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो। फोर्ट विलियम्स कहाँ पे है, फोर्ट विलियम्स है आपका कैलकाटा में, और कौन से ईयर में हुई, 1756 में। ठीक है, जॉन हॉलवेल वॉज नरेटेड द लाइफ अनइवन ऑफ ब्लैक होल। ठीक है, जॉन हॉलवेल जो थे वन ऑफ द सर्वाइवर्स, ठीक है, इस ट्रेजिडी के सर्वाइवर थे। इन्होंने बताया कि भैया क्या वहाँ पे हालत हुई। वन ऑफ द सर्वाइवर नवाब डिड नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ब्रिट्स नॉर एडिक्वेटली डिफेंडेड कैलकाटा। ठीक है, इन्होंने बताया कि इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्स्पिरेसी का इस तरीके से बदला लिया कि नवाब ना तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाया, ना ही अपना किला बचा पाया। देन इन February of 1757 ट्रीटी ऑफ अलीनगर बिटवीन द नवाब एंड ब्रिटिश वॉज साइंड। ठीक है, ये ट्रीटी साइन करने के बाद, ये ट्रीटी साइन करने के बाद ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी, एज दे वर टू ह्यूमिलेटेड बाय द ब्लैक होल ट्रेजिडी। और ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कॉन्स्पिरेसी ये कि रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया में बुलाना शुरू कर दिया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसने ब्रिटिशर्स के लिए बहुत काम इंडिया में किया है। रॉबर्ट क्लाइव को बातचीत करनी शुरू कर दी और सिराजुद्दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी। ठीक है, कौन किस किस ने कॉन्स्पिरेसी की, जो सिराजुद्दौला के ही साथ में लोग थे, जैसे मीर जाफर, ही वॉज अ मीर बख्शी ऑफ नवाब। ठीक है, ये नवाब की आर्मी का चीफ था, इसको इसके खिलाफ भड़का दिया गया। देन मानिक चंद, ही वॉज द ऑफिसर ऑफ कैलकाटा, इसको भी भड़का दिया गया सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। देन आमिर चंद, ही वॉज अ वेरी रिच मर्चेंट, इसके अंदर भी बहुत सारा पैसा था, इसने भी इसको भी भड़का दिया। देन जगत सेठ, ही वॉज अ बैंकर, एंड खदीम खान, ही वॉज अ कमांडर ऑफ नवाब आर्मी। इन सबको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, सिराज उद दौला के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर दी, एंड ऑल ऑफ द अबव बैकस्टैब्ड नवाब एंड बिकेम ट्रेटर्स। इन सब ने नवाब को बैकस्टैब कर दिया, एंड इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करी इन द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ऑल ऑफ देम गेट रेडी टू कंडक्ट द बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई ऑन 23 जून 1757, जिसमें द फोर्सेस ऑफ नवाब एंड ब्रिटिश, ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई, ये हुई बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई, ये हुई 1757 में। एक तरफ था सिराज, वो वॉज द नवाब। ठीक है, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, या इनको आप ब्रिटिशर्स कह लो। कौन लीड कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और यहाँ पे सिराज के अंडर कौन कौन थे, मीर जाफर। ठीक है, ये सारे जिनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई, मीर बख्शी, है ना, मीर बख्शी, आमिर चंद, ये सब इसके साथ थे। बट आपको पता है कि ये लोग क्या हैं, ये लोग हैं ट्रेटर। इन्होंने इवेंचुअली जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने अपनी आर्मीज को भेजा ही नहीं, इन्होंने आर्मी सेंड ही नहीं की, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को जड़ से ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ये प्लासे जगह है बंगाल में। ठीक है,
The battle was started in the front of Nawab, but this battle was never like any conventional battle. Hardly few people died. ये कोई इस तरीके की बैटल नहीं थी कि कत्लेआम ही मच गया। यहाँ पे लोग, सिराजुद्दौला की साइड से आर्मी आई ही नहीं इतनी सारी, तो ही ऑटोमेटिकली सरेंडर्ड। बिना खून खराबे के ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर कब्जा आधा कर लिया था। नवाब वॉज बिट्रेड बाय मीर जाफर एंड लेटर ऑन किल्ड बाय हिज ओन मैन। ठीक है, इसके खुद के बंदों ने ही, ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे इनको कोई एक्ट कुछ नहीं करना पड़ा, सिराजुद्दौला की ही बंदों ने इसको मार गिराया। ठीक है, मुगल एम्परर ड्यूरिंग दिस टाइम वॉज आलमगीर सेकंड। ठीक है, इस टाइम पे जो मुगल, लेटर मुगल का टाइम पीरियड चल रहा था, वो था आलमगीर सेकंड। सिराजुद्दौला जो था वो सिर्फ नवाब कहाँ का था, सिर्फ बंगाल का ही नवाब था। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि पूरे इंडिया का था, नहीं, सिर्फ नवाब जो था बंगाल के एरिया का था। तो आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से लोगों को खरीदा। हिस्ट्री में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने साथ सोल्जर्स नहीं लेकर आई थी। ठीक है, सोल्जर्स इतने सारे नहीं लेके आई थी, क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि हम यहाँ पे ट्रेटर्स को खरीद लेंगे, हम यहाँ पे उन लोगों को बिल्कुल खरीद लेंगे। ठीक है, पैसों के जोर पे या किसी भी चीज़ के जोर पे यहाँ पे हमें बहुत ऐसे राजा मिल जाएंगे जो एक दूसरे का बैक स्टैबिंग कर सकते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल आपने बैटल ऑफ प्लासी में देख लिया। नाउ, अब बैटल ऑफ प्लासी का आफ्टर मैथ क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल के आए? मीर जाफर जिसने सिराजुद्दौला को बिट्रे किया था, उसको ही इन्होंने नवाब बना दिया। ठीक है, कि भैया तुम नवाब हो बट यू विल बी आर पपेट, तुम सिर्फ नाम के नवाब रहोगे, हम तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है, बस तुम बैठे रहो, गद्दी पे बैठे रहो, बाकी सब चीजें हम देखेंगे। मीर जाफर हैड टू पे 1.7 करोड़ वॉर कॉम्पनसेशन। ठीक है, इसको बोला गया कि भैया 2 करोड़ के आसपास की कंपनसेशन दो, हमें लॉस हुआ है हमारा। जमींदारी राइट्स फॉर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट नियर कैलकाटा अर्निंग 15,000। ठीक है, जमींदारी राइट्स का मतलब क्या था? टैक्स कलेक्शन राइट। ठीक है, टैक्स कलेक्शन राइट। ठीक है, लेटर ऑन मीर जाफर वॉज रिप्लेस्ड एज नवाब एज ही बिकेम इनकॉम्पिटेंट। इसको बोला गया 24 परगना भी एक बंगाल का एरिया है, प्रेजेंट डे एरिया है कैलकाटा के पास। इसको बोला गया कि यहाँ की जितनी भी 15,000 पाउंड की अर्निंग है वो तू ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दे। ठीक है, लेटर मीर जाफर ये बाउंटी पे नहीं कर पाया और इसको भी रिप्लेस कर दिया गया किससे? न्यू नवाब मीर कासिम, हिज सन इन लॉ वॉज इंस्टॉल्ड एज अ पपेट। ठीक है, इसके सन इन लॉ को ही इन्होंने क्या बना दिया? इसका नया पपेट बना दिया। अब फिर से क्या हुआ? दूसरी बैटल विच इज द बैटल ऑफ बक्सर 1764, इसका स्टेज सेटअप होना शुरू हुआ। अब मैं आपको ये भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट बता दूँ कि इस बैटल में कौन लड़ा, कैसे लड़ा, बट उसके पीछे की स्टोरी जब आपको समझ में आएगी तो आपको रियल रीजन समझ में आएगा कि ये लड़ाइयाँ हुई क्यों हैं। ठीक है, अब जो है मीर कासिम जो है ही इज दी नवाब। ठीक है, मीर कासिम है अब अपना नवाब, और इसने क्या कोशिश की? इसने दोबारा ये गलती की कि इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की कोशिश की कि भैया मैं नहीं हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। ठीक है, मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैं नवाब हूँ, मैं अपना टैक्स अपने पास रखूंगा। ठीक है, मैं कोई पैसा ब्रिटिशर को नहीं दूंगा। एंड फेल टू गिव द ब्रिटिश देयर एक्सपेक्टेड मनी, ये ब्रिटिशर्स को उनका टैक्स वगैरह देना इसने बंद कर दिया था। मीर कासिम वॉज रिप्लेस्ड एंड मीर जाफर वॉज अगेन मेड द पपेट। ब्रिटिशर ने क्या किया? तो भैया अच्छा तू हमें पैसे नहीं देगा, तू गया, तेरी जगह हम मीर जाफर को अपना पपेट बना देंगे। ठीक है, मीर कासिम मूव्स टू अवध। जब ये न्यूज़ सामने आई तो मीर कासिम गया अवध। ठीक है, वहां पे गया और वहां पे इसने एक ट्री पार्टाइट अलायंस बनाने की कोशिश की विद द नवाब ऑफ अवध प्लस द मुगल एम्परर। तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सबसे पहले बनाया मीर कासिम को अपना यहाँ पे। ठीक है, मीर जाफर जो है ना, यहाँ पे आपने देखा होगा मीर जाफर को अपना इन्होंने क्या बनाया? नवाब बनाया, पपेट नवाब। फिर मीर जाफर को रिप्लेस करके इसके सन इन लॉ विच वॉज मीर कासिम, इसको नवाब बनाया गया। ठीक है, फिर इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की तो इसको हटा दिया गया। लेटर किसको बनाया गया? मीर जाफर को। अगेन ये दूसरा मीर जाफर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको पपेट इंस्टॉल किया गया। बट मीर कासिम ने क्या किया? ये न्यूज़ सुनने के बाद ये गया अवध, ये गया अवध, इसने अवध में प्लस मुगल एम्परर के साथ और खुद मीर कासिम एक ट्रिपल अलायंस फॉर्म करने की कोशिश की। ठीक है, ही फॉर्म्ड एन अलायंस। अलायंस कौन कौन? मीर कासिम खुद जो डीथ्रोन हो चुका था, नवाब ऑफ अवध उस टाइम कौन था? शुजा उद्दौला। सिराज और शुजा में कंफ्यूज मत होना, शुजा उद्दौला जो था वो अवध का नवाब था। ठीक है, सिराज उद्दौला की इस टाइम डेथ हो चुकी है। एंड उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन थे? शाह आलम सेकंड। तो ये जो थ्री
ट्रीपार्टाइट अलायंस था। इसमें अवध से थे शुजाउद्दौला, मुगल से थे शाह आलम सेकंड एंड तीसरा कौन, मीर कासिम खुद। इन तीनों ने मिलके फिर बनाया कि भैया हम लड़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर वो टुक प्लेस इन दी बिहार एरिया, ठीक है। बक्सर जो है वो बिहार का एरिया है। 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल हुआ, जिसमें तीन लोगों ने लड़ाई करी। तीन लोग कौन थे? मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला प्लस शाह आलम वर्सेस द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहे थे? हेक्टर मनरो, ठीक है। हेक्टर मनरो वॉज लीडिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये तीनों अलायंस वाले लोग लॉस्ट द बैटल, ठीक है। तीनों लोगों ने बैटल लूज किया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लैंड रेवेन्यू सिस्टम डायरेक्टली केम अंडर द EIC। इस वॉर को हारने का इतना बड़ा नतीजा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक मुगल एम्परर की भी हार हुई थी। और मुगल एम्परर कौन था? जो पूरे देश के ऊपर राज कर रहा था। सो टेक्निकली दिस बैटल ओपनड इंडिया फॉर EIC, क्योंकि इसमें मुगल की भी हार हुई है। तो इस बैटल के बाद क्या निकल के आया? इस बैटल के बाद एक ट्रीटी साइन हुई विच वॉज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ये ट्रीटी दो साइंड बिटवीन शुजाउद्दौला एंड शाह आलम एंड द ब्रिटिश, ठीक है। ये इसके बीच में साइन की गई, जिसमें दीवानी राइट्स वर गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स आर दी टैक्स कलेक्शन राइट्स, ठीक है। दीवानी राइट्स आर दी टैक्स कलेक्शन राइट, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के टैक्स कलेक्शन राइट्स किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल के हाथ में आ गए, ठीक है। और एक डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में स्टार्ट हुआ। कैसे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम? कैसे? नवाब भी बैठा है और ईस्ट इंडिया कंपनी भी बैठी है, बट इसको स्टार्ट किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। ही बिकेम द फर्स्ट ऑफिशियल गवर्नर ऑफ बंगाल। इस बैटल के बाद द गवर्नर ऑफ बंगाल पोस्ट वॉज क्रिएटेड एंड रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यहाँ पे दो सिस्टम चल रहे थे गवर्नमेंट के। क्या? एक तो नवाब चला रहा था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। नवाब के पास क्या पावर थी? फंक्शंस एज पर ब्रिटिश दैट नवाब के पास निजामत राइट होंगे, मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर होगा इसके हाथ में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर होगा इसके हाथ में। ब्रिटिशर्स के पास क्या होंगे? ब्रिटिशर्स के पास होंगे दीवानी राइट्स, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, ठीक है। और एक डेप्यूटी नवाब बनाया जाएगा जो कि ब्रिटिश अपॉइंट करेगा और नवाब उसको हटा नहीं सकता। बेसिकली टैक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था, ठीक है। सो नवाब जो था सिर्फ नाम का नवाब था, बाकी जो सारा पीछे से जो चला रहे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही चला रही थी। इसका इफेक्ट क्या हुआ? द इफेक्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या हुआ? द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज नो वन केयर्ड अबाउट पीपल। नवाब को ये था कि मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ, तो मुझे अब लोगों की भलाई करके क्या मिलेगा, तो इसने लोगों के बारे में सोचना छोड़ दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब था, टैक्स से मतलब था, तो इसने वैसे ही लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इनको ये था कि बस हम मैक्सिमम टैक्स कलेक्ट करते हुए चलेंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल के एरिया में आई फेमाइन, भुखमरी, अकाल जिसको बोलते हैं ना, अकाल पड़ गया। एंड मोर देन 10 लाख पीपल डाइड इन बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार, ठीक है। लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इन्होंने बोला कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मिला है, तो लॉ एंड ऑर्डर गया भाड़ में, हम कुछ लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ और सिर्फ टैक्स की ही पड़ी थी, और उसका भुगतान लोगों ने किया बाय फेसिंग फेमाइन। इसी के थ्रू बंगाल हुआ कैप्चर, ठीक है। बंगाल में आपने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है, और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है उससे पूरा का पूरा बंगाल का रीजन, बंगाल के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों आते थे उस टाइम पे। तो तीनों एरिया, मतलब लगभग ये वाला पूरा एरिया ब्रिटिशर के अंडर हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड विद आर मैसूर, ठीक है। अब मैसूर में कैसे इन्होंने कैप्चर किया? मैसूर आपका ये वाला एरिया है, ठीक है। इट वॉज रूल्ड बाय वोडेयार डायनेस्टी, या वाडियार डायनेस्टी इसको रूल कर रही थी उस टाइम पे लोकली। एंड इसका जो हेडक्वार्टर था वॉज इन श्री रंगपट्टनम। यहाँ पे दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूलर्स निकल के आते हैं। फर्स्ट इज हैदर अली, सेकेंड इज टीपू सुल्तान, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट किया, बहुत फाइट्स करी, बहुत वॉर लड़े। एंड दोज वॉर्स आर नोन एज द एंग्लो मैसूर वॉर। हिस्ट्री में 4 एंग्लो मैसूर वॉर रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है। तो मैसूर की हिस्ट्री में हम इन्हीं 4 वॉर्स को कवर करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर दीज वॉर्स? इन वॉर्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन किंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें आपको, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है।
कौन था हैदर अली? इनिशियली अपॉइंटेड एज अ फौजदार मिलिट्री ऑफिसर इन वाडिया डायनेस्टी। वाडिया डायनेस्टी के राजा कृष्णराज ने हैदर अली को अपना मिलिट्री ऑफिसर अपॉइंट किया था, बट लेटर आफ्टर द डेथ ऑफ नान राजा हैदर अली कैप्चर्स मैसूर इनटू पावर। ठीक है, हैदर अली ने मैसूर को अपने अंडर कैप्चर किया। एंड हु वाज टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान वाज हिज सन। टीपू सुल्तान वाज द सन ऑफ हैदर अली एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसूर रूलर। ठीक है, मैसूर का शेर भी इसको कहा जाता है, लायन ऑफ मैसूर। तो अब बात करते हैं सीधा इनकी फाइट के ऊपर। इनके वॉर को एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता है। द फर्स्ट वॉर वाज इन 1766 1769। हैदर इस कौन कौन लड़ रहा था इसमें? इसमें लड़ रहा था हैदर अली एक साइड पे हैदर अली वर्सेस यहाँ पे कौन कौन थे? यहाँ पे था निज़ाम। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा। ठीक है, मराठास भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट यहाँ पर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मराठास खुद का एरिया भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार चुके थे। ठीक है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हैदर अली यहाँ पे बेसिकली 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन चल रही है और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? हार हुई किसकी? रिजल्ट ऑफ वॉर मद्रास ट्रीटी साइन हुई। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, न्यूट्रल रहा ये वॉर। ठीक है, ये वॉर रहा न्यूट्रल। नो लॉस नो गेन टू एनी पार्टी। बट यहाँ पे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की थोड़ी सी हार हुई। क्यों? कि हैदर अली वॉज सक्सेसफुल इन डिफेंडिंग हिज एरिया। और इसकी ट्रीटी जो है, ट्रीटी आपको ध्यान में रखनी है, द ट्रीटी इज मद्रास। की ट्रीटी याद करने का भी मैं आपको तरीका बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट आती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में अब हैदर अली को असिस्ट करना उसके बेटा भी आ गया था, विच वॉज टीपू सुल्तान वर्सेस द ईस्ट इंडिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, हैदर अली वॉज किल्ड इन दिस बैटल। ठीक है, हैदर अली इस बैटल में मारे गए। तो टीपू सुल्तान लेड दिस वॉर। ब्रिटिश सीज द फ्रेंच पोर्ट ऑफ माहे। ठीक है, ब्रिटिश जो थे यहाँ पे फ्रेंच पोजेशन था माहे में, को ब्रिटिशर्स ने सीज कर लिया था। माहे वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट फॉर मैसूर एज मोस्ट ऑफ द सप्लाईज वुड कम फ्रॉम हियर। माहे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था किसके लिए? इस डायनेस्टी के लिए, टीपू सुल्तान के लिए। बट टीपू सुल्तान सक्सेसफुली कैप्चर्ड दिस एरिया बैक। और ये वॉर किस ट्रीटी से एंड हुआ? दिस वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर विद सर आयरी कूट। सर आयरी कूट आए ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से ये बैटल एंड हुआ। नाउ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे अगेन टीपू सुल्तान अब अकेले पड़ चुके थे। यहाँ पर भी ट्री पार्टी अलायंस देखने को मिला। अगेन निज़ाम ऑफ हैदराबाद प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस प्लस मराठा, और मराठा की तरफ से बाजीराव सेकंड। तो यहाँ पे भी 1 वर्सेस 3 की सिचुएशन दोबारा आ गई। इस बैटल में फाइनली टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड। ठीक है, टीपू कमांडर रंगा वॉज अ हिंदू और इस ट्रीटी को, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम को साइन किया गया। ठीक है, इस ट्रीटी से क्या निकल कर आया कि 50% ऑफ द मैसूर ट्रीटी वॉज टेकन बाय दिस ट्रियो। मैसूर के 50% एरिया को इन तीनों ने अपने आपस में बांट लिया। 3.3 वॉर कंपनसेशन पे किया गया एंड टीपू के 2 सन्स को हॉस्टेज बना लिया गया आफ्टर द वॉर। फिर एक लास्ट वॉर हुआ विच वॉज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें टीपू सुल्तान अगेंस्ट यहाँ पे निज़ाम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय लॉर्ड वेलेस्ले। यहाँ पर इस टाइम पे मैसूर पूरा वीक हो चुका था। दिस वॉज द लास्ट अटेम्प्ट बाय टीपू सुल्तान, लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट। टीपू रिजेक्टेड टू साइन द सब्सिडरी अलायंस। यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस एक वर्ड आया है जो कि हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ले से एसोसिएटेड है। यहाँ पे ये होता था कि जो भी किंग था उसको ये साइन करना पड़ता था। द किंग हैड टू साइन दिस अलायंस और उस अलायंस के बाद ये कोई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट कॉन्टैक्ट एनी अदर किंगडम। सोल्जर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स को इनको मेंटेन करना है, उनकी सैलरी पे करनी है अपने एक्सपेंस से। ठीक है, और ये कभी भी बिट्रे नहीं कर सकते इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैसूर अटैक्ड फ्रॉम 2 साइड्स। तो टीपू सुल्तान ने ये ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया। इसके अगेंस्ट में मैसूर के ऊपर फिर से अटैक किया गया। निज़ाम ने किया ईस्ट से एंड ब्रिटिशर्स ने किया साउथ वेस्ट से। क्या रिजल्ट हुआ इस वॉर का? टीपू सुल्तान फाइनली डाइड इन दिस बैटल। ठीक है, एंड अ पपेट किंग ऑफ वोडिया डायनेस्टी वॉज इंस्टॉल्ड। अब वोडिया डायनेस्टी के एक ऐसे राजा को रूलर बना दिया गया जो कि इनका बिल्कुल पपेट था। तो ये थी हिस्ट्री मैसूर की।
टीपू सुल्तान के बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ही इज ऑल्सो नोन एज शेर मैसूर टाइगर। ठीक है, 100 साल गीदड़ की जिंदगी जियो और उससे बेहतर 1 साल शेर की जिंदगी जियो, ऐसे बोला जाता है इसके लिए। क्यों? क्योंकि पावर में बहुत कम टाइम रहे, बट जितना पावर में रहे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की नाक में दम दे के रखा। ही इंट्रोड्यूस्ड न्यू कैलेंडर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैलेंडर, मौलूद ए मोहम्मद कैलेंडर इंस्टेंट ऑफ हिजरत एरा। हिजरी कैलेंडर जो हमने पढ़ा था उसके अगेंस्ट ये कैलेंडर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। He introduced a system of uniform weights and measurement, also abolished जागीरदार सिस्टम। ठीक है, जो लैंड रेवेन्यू का सिस्टम स्टार्ट हुआ हुआ था वो खत्म किया इन्होंने। मॉडर्न इंडस्ट्रीज प्रमोट की इन्होंने, सिल्क को बहुत प्रमोट किया, हाईवेज बनाए केरला में। ही वॉज अ पाइनियर इन डेवलपिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी। फॉरेन ट्रेड प्रमोट की गई। सेंट हिज एम्बेसडर टू रशिया, फ्रांस, चाइना, बर्मा, टर्की। ही एक्सपोर्टेड स्पाइसेस एंड सैंडलवुड टू द अबव कंट्रीज। ठीक है, ये यहाँ की कंट्रीज से स्पाइसेस लेकर आता था। ठीक है, चंदन की लकड़ी, सैंडलवुड लेके आता था। ही स्टार्टेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ नेवी एंड वॉज क्लोज टू द फ्रेंच। ये फ्रेंच का एलाइज था। फ्रेंच का एलाइज था एंड बिकेम द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब फाउंडेड इन इंडिया। Then in 1789, after the victory of French Revolution, he planted a tree of liberty in श्रीरंगपट्टनम। 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और वहां पे जब लोगों की जीत हुई, तो इसने श्रीरंगपट्टनम में अपने हेडक्वार्टर में एक ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया। ठीक है, he wrote letters to Napoleon also and invited him to Mysore। Napoleon Bonaparte, one of the most successful military commanders in the history, इसको भी इन्होंने लेटर लिखे। टीपू सुल्तान also gifted a lot of jewels to Sharda Temple in Sringeri, Karnataka, later looted by Marathas। हैदर अली मिंटेड कॉइन्स, इसने कॉइन्स इशू किए जिसमें हैदर अली की फोटो थी, शिव जी और पार्वती जी के सिंबल्स थे, एंड ऑल्सो गेव ऑर्नामेंट्स टू बालाजी टेम्पल। In 1799, Tipu died in the Fourth Anglo-Mysore War, and puppet king of Vodiyar dynasty was installed under subsidiary alliance। ठीक है, उसको subsidiary alliance साइन किया गया कि भैया अब मैसूर जो है मेरे अंडर आ चुका है। तो मैसूर वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वॉर हुए। फोर्थ वॉर की देर इज नो ट्रीटी। फोर्थ वॉर की कोई ट्रीटी नहीं थी। फर्स्ट वॉर की ट्रीटी वॉज मद्रास, सेकंड की मैंगलोर, एंड एस की श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, तो आप कैसे याद रख सकते हो? SMS याद कर सकते हो या MMS, किसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पहले मद्रास आएगा, इसकी स्पेलिंग छोटी है, फिर मैंगलोर आएगा, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैसूर का भी कैप्चर हो गया। अब नंबर लगता है मराठा डायनेस्टी। थोड़ा सा मराठास के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। मराठास के फादर फाउंडर कौन थे? शिवाजी, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर छत्रपति शिवाजी। ठीक है, शिवाजी के फादर का नाम वॉज भोसले एंड ही फाउंडर ऑफ द मराठा डायनेस्टी। ठीक है, 1627 से लेके 1680 तक छत्रपति शिवाजी ने अपना एरिया को सोवरेन रखा, मतलब इंडिपेंडेंट रखा मुगल्स के। ये कभी भी मुगल्स के अंडर नहीं आए। ठीक है, एंड ही वॉज अ कमांडर इब्राहिम खान, इनका जो कमांडर था ही वॉज अ मुस्लिम। ठीक है, तो इनका अगर फैमिली ट्री देखें तो ये शाहू जी इनके पिताजी का नाम, देन शिवाजी, और शिवाजी के आगे एक तो आए राजा राम एंड एक आए संभाजी। और संभाजी का किस नीचे इनका फैमिली ट्री इस तरीके से है, राजा राम, देन शिवाजी सेकंड, एंड देन शाहू जी सेकंड, जिनका नाम बालाजी विश्वनाथ पेशवा भी बोला जाता है। ठीक है, तो मराठा डायनेस्टी में पेशवा को क्या बोला जाता था? पेशवा वॉज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, पेशवा जो था उनके अंडर में प्राइम मिनिस्टर था। ही वॉज अ लो की मिनिस्टर अंडर शाहू जी, लेटर बिकेम अ प्रोमिनेंट अंडर शिवाजी रूल। शाहू जी के टाइम पे पेशवा के पास उतनी पावर नहीं थी, बट शिवाजी के टाइम पे पेशवा बिकेम वेरी इंडिपेंडेंट, और आगे चल के तो मराठास को रन ही पेशवाज ने किया। इनको पेशवा डायनेस्टी भी आगे चल के बोला जाता था। तो मराठा डायनेस्टी बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे 1713 से 1720 में किंग बिकेम वीक एंड मेक्स द पोस्ट ऑफ पेशवा हेरिडिटी। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा की पोस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, एंड बाजीराव फर्स्ट के आगे दो हुए, रघुनाथ राव एंड बालाजी बाजीराव एंड नाना साहेब। ठीक है, नाना साहेब के बाद माधवराव आए, देन माधवराव सेकंड, देन बाजीराव सेकंड, और लास्ट जो मराठा है वो है नाना साहेब। सबके के साथ मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एसोसिएट किए हुए हैं, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ के साथ है इन्होंने पेशवा हेरिडिटी फॉर्म की। ही पुट्स लार्ज एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। बालाजी बाजीराव के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ठीक है, जो किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान, और इसमें इसकी हेल्प मुगल रूलर्स ने भी
की थी, ठीक है, इन द ईयर 1761। माधवराव फर्स्ट वाज किल्ड बाय अकबर सेकंड। माधवराव सेकंड के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, एंड बाजीराव सेकंड के टाइम पे सेकंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। नाना साहेब जो लास्ट मराठा डायनेस्टी के पेशवा हैं, इनके टाइम पे रिवोल्ट ऑफ 1857 देखने को मिला है। तो हम जो मराठा डायनेस्टी है वो बाजीराव फर्स्ट के एसोसिएशन में ही पढ़ते हैं। क्यों? कि इन्हीं के टाइम पे एंग्लो मराठा वॉर देखने को मिले हैं। पुट्स लार्ज एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। इन्होंने क्या किया, अपने सबॉर्डिनेट्स थे, इनके 5 सबॉर्डिनेट्स थे, और उन 5 सबॉर्डिनेट्स के अंडर बहुत सारा एरिया डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। इनको कन्फेडरीज भी कहा जाता है, कन्फेडरीज ऑफ मराठा एम्पायर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कैसे? फर्स्ट, आपको एग्जाम में यहाँ से मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, इंदौर, बड़ौदा, पुणे, नागपुर एंड ग्वालियर। इंदौर को रूल कर रहे थे होलकर, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए। इंदौर को रूल कर रहे थे होलकर्स, बड़ौदा को रूल कर रहे थे गायकवाड़, पुणे को रूल कर रहे थे पेशवाज, ठीक है। बाजीराव यहीं पे थे, ठीक है, बाजीराव सेकंड यहीं पर थे। देन नागपुर से थे भोसलेस, एंड लास्ट जो एरिया है इनका ग्वालियर, ग्वालियर में रूल कर रहे थे सिंधिया। ये कौन है? ये मराठास के ही सब्सिडरी हैं, ठीक है, मराठा के क्या हैं? सब्सिडरी हैं। यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्या हुआ? 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज साइंड बिटवीन रघुनाथ राव एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच में, जो कि ब्रिटिशर्स के साथ था। यहाँ पे दिक्कत क्या आई? मराठा ही मराठा का अगेंस्ट निकल के आया, ठीक है। यहाँ पे आप यही देखने को सुनोगे कि एक मराठा ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर दूसरे मराठा को मार दिया। तो ब्रिटिशर्स के साथ रघुनाथ राव ने मिलकर माधव राव को मारने की प्लानिंग बनाई, एंड सालसेट बदले में सालसेट और बसीन जो था वो ब्रिटिशर्स को देने की मांग हुई। But as per Regulating Act 1773, Calcutta became supervising authority, so council rejected the above treaty। ठीक है, ये वाली ट्रीटी को ईस्ट इंडिया काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके अगेंस्ट एक नई ट्रीटी विच वॉज ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड, नॉट लाइक्ड बाय बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड पेशवा ऑफ पुणे, सो अ न्यू ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ वाडगांव वॉज साइंड। यहाँ पे बहुत सारी ट्रीटी साइन हुई है, आपको जो ट्रीटी ध्यान में रखनी है वो ट्रीटी ऑफ वाडगांव ध्यान में रखनी है। ये क्या था? ये हुई थी साइन बॉम्बे एंड पेशवा के बीच में, ठीक है। बॉम्बे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड पेशवा के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ? बॉम्बे और कलकत्ता के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। बाजीराव फर्स्ट के जो इनके दो बेटे थे, पहला बेटा था रघुनाथ राव और दूसरा था बालाजी बाजीराव। रघुनाथ राव ने माधव राव को मार दिया, ठीक है, और माधव राव सेकंड विच वॉज द सन ऑफ माधव राव फर्स्ट, इनकी लड़ाई रघुनाथ राव के साथ पड़ गई, ठीक है। आपको एंग्लो मराठा वॉर्स में सिर्फ इनकी ट्रीटीज पे ही ध्यान देना है, ठीक है। देन ये बीच में लड़ाई किसके बीच में हुई? इट वॉज बिटवीन माधव राव सेकंड एंड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। द ब्रिटिशर अटैक्स ग्वालियर एंड लेटर ग्वालियर बिकेम द मीडिएटर। यहाँ पे ट्रीटी जो साइन हुई दैट वाज ट्रीटी ऑफ सालबाई बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग्स एंड माधवराव सेकंड। माधवराव सेकंड एंड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, के बीच में लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि रघुनाथ राव वॉज अलाइंड विद ईस्ट इंडिया कंपनी। रघुनाथ राव के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अपने आप लड़ लेता, इसके बिहाफ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई लड़ी, ठीक है। बोथ वुड फोकस ऑन देयर कॉमन एनिमी विच वॉज हैदर अली। इस ट्रीटी के बाद इन्होंने क्या किया कि भैया हमें साउथ में हैदर अली को हराना है। देन आई सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। ये किसके बीच में हुई? पेशवा बाजीराव सेकंड किल्ड द होलकर प्रिंस अगेंस्ट, मराठा ही मराठा का दुश्मन बना, माधवराव सेकंड ने बाजीराव सेकंड, ठीक है। इंदौर के होलकर और पुणे के पेशवा आपस में लड़ पड़े। बाजीराव सेकंड ने होलकर प्रिंस को मार दिया और ये पुणे भाग गया। बाजीराव सेकंड साइंड द ट्रीटी ऑफ बसाइन विद द इंग्लिश अंडर सब्सिडरी अलायंस। इंपॉर्टेंट, ये पहला रूलर है जिसने सब्सिडरी अलायंस के अंडर ट्रीटी साइन की है। अदर मराठा चीज डिड नॉट लाइक दिस मूव। तो जो पुणे था, पुणे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गया था, ठीक है। सेकेंड वॉर में क्या हुआ? सेकेंड वॉर में हुआ पुणे अलाइंड विद ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस से अलाइन हो गए, जिसका जो बाकी के 4 एरिया थे, इंदौर, बड़ौदा, ग्वालियर, ठीक है, ये जो 4 एरियाज थे, इनके प्रिंस यहाँ के थोड़े से इनसे वो हो गए, नाराज हो गए, ठीक है, नाराज हो गए, और इनके बीच में सेकेंड मराठा वॉर लड़ा गया। होलकर, भोसले, गायकवाड़ एंड सिंधियाज वर्सेस लॉर्ड वेलेस्ली एंड बाजीराव सेकेंड। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ? ऑल द थ्री वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश एंड द पेशवा बट लॉस्ट, ठीक है।
ये सारे के सारे बंदे हार गए, ठीक है, ये जो बाकी के थे सब हार गए। राजघाट ट्रीटी वाज साइंड बाय ऑल द मराठा चीफ्स, दे ऑल लॉस्ट, दे ऑल लॉस्ट, उन्हें सब ने ट्रीटी साइन करी अंडर सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ये क्यों हुआ? कॉज लाइज इन ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश के जो इंपीरियलिस्ट थे वो चाह रहे थे कि और एरिया, जो ब्रिटिश क्राउन था वो चाह रहा था कि और एरिया हमारे अंडर आ जाए, जिससे हमें और ज़्यादा कॉलोनीज मिले। इंडिया में उस टाइम पे चार्टर एक्ट पास हुआ 1813 का, जिसने ट्रेड मोनोपोली एंड करी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड एनेक्सिंग मोर लैंड इन सर्च ऑफ मोर रॉ मटेरियल। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन के लिए लड़ाई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और लैंड एक्वायर करना चाह रही थी, क्यों? क्योंकि उन्हें और रॉ मटेरियल चाहिए था। दो एक्सक्यूजेस निकले यहाँ पे। फर्स्टली, ब्रिटिश फाउंड एन एक्सक्यूज इन द यूज ऑफ पिंडारी ट्राइब एज सपोर्टिंग फोर्स ऑफ मराठास। एक ट्राइब थी यहाँ की फेमस, पिंडारी ट्राइब, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी। तो पिंडारीज यूज टू फाइट विद मराठा एंड लेटर लूटेड देयर एरियाज, ठीक है। पिंडारी जो थे ये मराठास के एरिया को लूट भी करते थे, ठीक है। तो ये ना मराठास के साइड थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड पे। सेकेंडली, द ब्रिटिश स्टार्टेड डायरेक्टली इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ मराठा। ब्रिटिशर्स ने मराठा के इंटरनल मैटर्स को भी पकड़ना शुरू कर दिया था। सो थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर में क्या हुआ? मराठा के अगेंस्ट भी प्लस इन पिंडारी ट्राइब्स के अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर छेड़ दी। पेशवा वॉज किल्ड बाय गायकवाड़ एम्बेसडर, ठीक है। गायकवाड़, बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे, इन्होंने पुणे के एक पेशवा को मार दिया था। तो पुणे जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो पुणे था, उसने बोला कि भैया हमारे ऊपर लड़ाई लग गई तो हमारे लिए लड़ो जाके। इंग्लिश प्रेसिडेंट आस्क्ड पेशवा टू हैंड ओवर द कल्प्रिट बट ही रिफ्यूज। ब्रिटिश स्टार्टेड द वॉर अगेंस्ट पेशवा एंड पुणे पैक्ट वाज साइंड। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में मराठास के बीच में लड़ाई शुरू हुई, ठीक है, बिटवीन मराठास। बेलिग्रेंट्स निकल के आए, लड़ाइयाँ शुरू हुई, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी था, ठीक है, यहाँ पे देखा भी था हमने। बहुत सारे यहाँ पे रूलर्स निकल के आए पेशवाशिप के अगेंस्ट। यहाँ पे क्या हुआ? रघुनाथ राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके इसको मार दिया, माधव राव। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और इनकी लड़ाई हो गई, ठीक है। लेटर इसके बाद सेकंड वॉर में क्या हुआ? पेशवा, जो पुणे के पेशवास थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस फॉर्म कर लिया था। ये अलायंस फॉर्मेशन बाकी के 4 सब्सिडरीज को पसंद नहीं आया, इन सब के बीच में लड़ाई हुई, फिर ये हारे, इन सब ने सब्सिडरी अलायंस फॉर्मेशन किया। थर्ड वॉर की कहानी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि मुझे और एरिया मिले, के बीच में पेशवा आ रहे थे, के बीच में पिंडारी ट्राइब आ रही थी, तो इन्होंने बोला कि भैया हमें दोनों को ही अब जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स पेशवास के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने लग गए, जिसकी वजह से मराठा को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया। मराठा कन्फेडरेसी वॉज कम्प्लीटली फेल्ड बाय बिकॉज इट वॉज अ रॉबर स्टेट। मराठा खुद लूट पाट के भरोसे जिंदा रह रहे थे, यहाँ पे कोई इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं थी, एम्बिशंस नहीं थे मराठा रूलर्स के। चाहते थे कि सिर्फ हमारा एरिया बचा रहे, बाकी सब जाएं भाड़ में। इंटरनल मिलिट्री कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था एंड दे वर अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश डिप्लोमेसी। ये इंग्लिश डिप्लोमेसी समझ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि इंग्लिश पेशवा का साथ दे रहे थे बट पेशवा को बिट्रे भी कर रहे थे। एंड सुपीरियर इंग्लिश एस्पोनिया, यहाँ पे काफ़ी स्पाइंग एक्टिविटी करवाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसकी वजह से आपस में इनको लड़ा दिया गया और इसके साथ मराठा भी पूरे तरीके से ख़त्म हो गए। लास्ट जो हमारे पास आता है दैट इज सिख। सिख का एरिया जो सबसे कंसोलिडेट किया था वो महाराजा रंजीत सिंह ने किया था। आफ्टर द मुगल डिसइंटीग्रेशन पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू 12 मिसल्स, ठीक है। पंजाब जो है वो 12 छोटे छोटे मिसल्स में डिवाइडेड था। मिसल्स मतलब छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह ने इन मिसल्स को यूनाइट करके पंजाब बनाया, ठीक है। सुखर चकिया मिसल जो था वहां से महाराजा रंजीत सिंह बिलोंग करते थे। He conquered all the missiles and united them to form the Sikh Empire. इन्होंने इन 12 मिसल्स को यूनाइट करके सिख एम्पायर की स्थापना की, जिसकी कैपिटल उस टाइम के लाहौर में रखी गई थी। ड्यूरिंग हिज रेन सिख मिलिट्री वॉज सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके टाइम पे सिख मिलिट्री बहुत बेस्ट थी। इनफैक्ट इतनी बेस्ट थी कि ब्रिटिशर्स इनके साथ डायरेक्टली पंगा नहीं लेना चाहते थे। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, ब्रिटिशर्स ने कभी भी सिख एम्पायर को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। इनके साथ इन्होंने फ्रेंडशिप पैक्ट साइन किया हुआ था। बट इन 1839 डेथ ऑफ रंजीत सिंह, ऑल्सो नोन एज वन आइड मैन,
इनकी डेथ के बाद सिख एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ और ब्रिटिशर्स को रास्ता मिल गया एंट्री करने का यहाँ पे, जिससे दो वॉर, एंग्लो सिख वॉर यहाँ पर निकल के आए। पहला वॉर वॉज बिटवीन महाराजा दिलीप सिंह एंड लॉर्ड हार्डिंग। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ रंजीत सिंह, दुलीप सिंह, ठीक है। एंड दिलीप सिंह लॉस्ट, और इसके तहत इनको भी सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ा। इन इस वॉर की ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर, 1846 में हुई, जिसमें ब्यास और रावी नदी के बीच का एरिया प्लस कश्मीर का एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। लेटर कश्मीर वॉज परचेज बाय राजा ऑफ जम्मू वॉज गुलाब सिंह। फिर हुआ सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, अगेन महाराजा दुलीप सिंह एंड लॉर्ड डलहौजी। ये क्यों हुआ? क्योंकि महाराजा दुलीप सिंह जो थे, जो सिख थे, वो टैक्स पे करने से मना कर रहे थे, टैक्स नहीं देते थे, ठीक है। इन्होंने एक टैक्स कलेक्टर को भी मार दिया था। इसमें हुई बैटल ऑफ चिलियांवाला, ठीक है। इसके उसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड एंड द मदर रानी जिंद कौर एंड सन दुलीप सिंह वर सेंट टू लंदन एज पेंशनर। इनको बोला गया कि भैया आप लंदन चले जाओ, अब आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेंशन पे उस पर रहोगे, और सारा का सारा सिख एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर ले लिया था। कोहिनूर डायमंड वॉज ऑल्सो स्नैच्ड फ्रॉम दिलीप सिंह एंड इट वॉज प्लेस्ड ऑन दी क्वींस क्राउन। क्वीन के मुकुट पे कोहिनूर का हीरा यहाँ पे रख दिया गया। तो दो एंग्लो सिख वॉर हुए, दोनों में महाराजा दुलीप सिंह वर्सेस लॉर्ड हार्डिंग। पहले सेकंड में महाराजा दुलीप सिंह वर्सेस लॉर्ड डलहौजी। पहली ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर, सेकंड ट्रीटी का नाम है अमृतसर। तो दिस वाज इट रिगार्डिंग आर ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। यहाँ से हमने सारे के सारे गौल, मैसूर, मराठा एंड सिख सारे एरिया पढ़ लिए हैं। यहाँ से अब पूरे इंडिया का कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हो चुका है। इंडिया अब ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉलोनी बन चुका है। यहाँ से अब हम ब्रिटिशर्स के कुछ रिफॉर्म्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, क्यों? क्योंकि स्टोरी वाइज हम पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। जो चीज़ नहीं समझ में आई थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करिएगा, वीडियो को दोबारा देखो। कीप ऑन रिवाइजिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। थैंक यू।